हाय किड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड गाड़ी मिल गया भैया ठिकाना एक वीडियो बनाने का, कहीं और जगह नहीं मिल रही थी. सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट एंड लेट्स होप दिस गोज़ फॉर द बेस्ट. सो द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर फोकसिंग ऑन इज़ नेशनल इनकम. अब नेशनल इनकम हम ख़त्म करेंगे, लगभग 5 या 6 वीडियो से ज़्यादा नहीं लगेंगे. वैसे आई विल ट्राई टू कवर इट 4 and 5 वीडियोज़ एंड वील बी कवरिंग नेशनल इनकम इन 4 पार्ट्स. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 ऑफ नेशनल इनकम, राइट. चलिए जी. नाउ Part 1, what does it say? National income refers to the total income which is earned by the residents of a country in a given period of time. By the residents of a country in a given period of time. That is what we are talking about. National income मतलब जो भी टोटल पैसा किसी भी देश के रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम. नेशनल इनकम एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है. अर्निंग कॉन्सेप्ट मतलब हम उन्हीं चीज़ों की बातें नेशनल इनकम में करेंगे जैसे जिसमें पैसा कमाया गया है. और पैसा कमाया कैसे जाता है? जब एक्सचेंज होता है दोनों तरफ से. वन पर्सन इज एट द रिसीविंग एंड एंड द अदर वन इज एट द गिविंग एंड. अर्निंग कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम, माने कि एक बायलैटरल कॉन्सेप्ट है, दोनों तरफ से एक्सचेंज हो रहा है. नॉन अर्निंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? जहां पर आपने पैसा कमाया नहीं, आपको बस मिला है. पॉकेट मनी, डोनेशन, ग्रांट्स वगैरह वगैरह, वो सब क्या है जी? नॉन अर्निंग कॉन्सेप्ट. तो नॉन अर्निंग कॉन्सेप्ट एक यूनिलैटरल एक्सचेंज के बारे में बात हो रही है. आपके पेरेंट्स ने आपको पॉकेट मनी दिया, रिटर्न में आपने दुआएं दे दी. दुआओं की कोई औकात कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती. हाँ, सोशल वैल्यू है, इमोशनल वैल्यू है, बट कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है. तो वो एक यूनिलैटरल एक्सचेंज ही हुआ. पेरेंट्स ने आपको पॉकेट मनी दिया, रिटर्न में आपने उनको कुछ दिया नहीं दुआओं के अलावा. तो नेशनल इनकम एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है. नॉन अर्निंग वाली चीजें नेशनल इनकम में काउंट नहीं करी जाती. देन हम ये बात जानते हैं दैट अगर हमें कुछ कमाना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा. और कुछ प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट. इन ऑर्डर टू अर्न समथिंग, समथिंग हैज टू बी प्रोड्यूस्ड. सॉरी, यहाँ पे रिपीट हो गया. In order to earn something, something has to be produced, and in order to produce something, what do we need is factors of production. Factors of production माने कि वो सब चीज़ें जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हमें हेल्प करती हैं. मोस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हम जानते आ रहे हैं शुरू से, बचपन से: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट. ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़ते आए हैं. देन how do we define factors of production? All the inputs used conventionally in the process of production, वो सब हैं factors of production. ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया. देन बात करेंगे सबसे पहले लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की. लैंड होता क्या है? एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज अवेलेबल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर इज कॉल्ड लैंड. What is the return of the productive services rendered by land? अब ये लैंड के ऊपर भाई भाई का नहीं रहा, बाप बच्चों का नहीं रहा, बच्चे बाप के नहीं रहे, तो क्या रीज़न है भैया इतनी लड़ाई हो रही है लैंड के ऊपर? क्योंकि लैंड हमें कुछ एक रिटर्न जनरेट करके देती है. और वो रिटर्न क्या है जो लैंड हमें जनरेट करके देती है? वी कॉल इट रेंट एंड रॉयल्टी. ऑल राइट. सो द रिटर्न ऑफ द प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय लैंड इज कॉल्ड रेंट एंड रॉयल्टी. ये था पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कोई नहीं बच्चों, आगे बढ़ेंगे. ये था जी पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड. देन बात करेंगे सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, लेबर. लेबर क्या है भैया? कोई भी टास्क जो कोई भी इंसान कर रहा है, चाहे मेंटली कर रहा हो चाहे फिजिकली कर रहा हो, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग इनकम इज कॉल्ड लेबर. कोई भी टास्क हम कर रहे हो, मेंटल वर्क कर रहे हो, फिजिकल लेबर कर रहे हो, सब लेबर में काउंट आता है. लेबर का मतलब ये मिस्त्री वाले भैया सिर्फ लेबर नहीं है, मैं भी यहाँ लेबर ही हूँ जो काम कर रहा हूँ, मेंटली एफर्ट्स लगा रहा हूँ विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, पता है आपको. तो जी लेबर हो गया ऑल द एफर्ट्स डन मेंटली और फिजिकली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग इनकम. अब लेबर काम क्यों करती है? इतनी मत्थापच्ची क्यों कर रही है लेबर? तो लेबर को भी भैया कुछ ना कुछ पैसे कमाने ही कमाने हैं, करेक्ट. व्हाट इज द रिटर्न दैट द लेबर इज रनिंग आफ्टर?
द रिटर्न ऑफ द प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय लेबर इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो लेबर पीछे भाग रही है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के लिए, लेबर काम कर रही है ताकि उसको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिल सके। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आ गया बच्चों? सैलरी एंड वेजेस आ गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सैलरी एंड वेजेस हम सब जानते हैं क्या है। अब किन्हीं किन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में, स्पेशली फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में, सैलरी एंड वेजेस के अलावा भी वर्कर्स को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि सैलरी के अलावा उनका कुछ पैसा जो है उनके पेंशन फंड में जमा किया जाता है, कुछ पैसा है जो उनके मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल अलाउंस हो गया, ग्रेट्युटी हो गया, वगैरह वगैरह। ये सब क्या है? एडिशनल बेनिफिट्स जो हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम हिज सैलरी एंड वेजेस। तो जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वर्कर की सैलरी एंड वेजेस में, वर्कर की सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में, वो काउंट होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। आई रिपीट बच्चों, सैलरी एंड वेजेस प्लस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन काउंट किया जाएगा। एम्प्लॉय का जो खुद का, जो एम्प्लॉय का जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होगा उसकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम की तरफ, वो काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे मैं अगर किसी जगह काम करता हूँ, मुझे सैलरी एंड वेजेस मिल रही हैं, उसके अलावा कुछ पैसा है जो मेरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में ट्रांसफ़र किया जा रहा है मेरे एम्प्लॉयर द्वारा। अब अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है कि मैं पर्सनली भी कुछ ना कुछ अपने प्रोविडेंट फंड में वॉलंटरीली जमा करता हूँ, वो काउंट नहीं किया जाएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। ऑल राइट, तो पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ा लैंड, जिसके रिटर्न में हम कमा रहे हैं रेंट एंड रॉयल्टी। दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ा लेबर, जिसके रिटर्न में कमाया जा रहा है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। क्या है कैपिटल? ऑल द मैन-मेड थिंग्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ इज कॉल्ड कैपिटल। ऑल द मैन-मेड थिंग्स जिनसे हम और भी ज़्यादा वेल्थ प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो चीज़ें जो हमें वेल्थ प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, वो कैपिटल है। द रिटर्न ऑफ द प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट, राइट? तो कैपिटल, हमने बैंक से कैपिटल बोरो किया ताकि हम बिजनेस कर सकें, बैंक उस कैपिटल के रिटर्न में हमसे इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करता है, तो दैट इज़ द रिटर्न जो हम कैपिटल के ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं, वी कॉल इट इंटरेस्ट। तो किसी कंपनी में यूज़ किए जाने वाली मशीनरी उसको हेल्प करती है और भी पैसा कमाने के लिए। उस कंपनी की जो कार्स हैं, जो हो सकता है डिलीवरी वगैरह में, ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है, वो भी कैपिटल है। इट हेल्प्स टू जनरेट मोर वेल्थ, राइट? वो सब चीज़ें जो एक्स्ट्रा वेल्थ, जो और भी वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करें, वो सब जी कैपिटल है। अगला जी, एंटरप्रेन्योर। नाउ हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर? An entrepreneur is basically a person who is combining all the factors of production। वो अरेंज करता है लैंड के लिए, अरेंज करता है लेबर के लिए, अरेंज करता है सारा कैपिटल, लैंड के रिटर्न में रेंट पे करता है, लेबर को कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पे करता है, जहाँ से उसने कैपिटल लिया है वहाँ पे वो इंटरेस्ट देता है, एंड जो भी बिजनेस का रिस्क है, जो भी अनसर्टेनिटी है, वो भी उसे बेयर करता है। ये सब काम करता है एंटरप्रेन्योर। अब इतनी सरदर्दी वो पाल रहा है भैया, इतना क्लेश वो पाल रहा है, क्यों पाल रहा है? क्योंकि एट द एंड उसको चाहिए क्या? प्रॉफिट। सो व्हाट इज द रिटर्न ऑफ द प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय एंटरप्रेन्योर? दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है बच्चों। एक हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और तीसरा हो गया जी कॉर्पोरेट टैक्स। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग क्या हुआ? यह है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में बांटती नहीं है। कंपनी ये अपने पास रखती है फ्यूचर एक्सपेंशन पर्पसेस के लिए, कोई इमरजेंसी से डील करने के लिए, कुछ भी हो सकता है। एंड थर्ड, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो
गवर्नमेंट को चले जाता है, दैट वी कॉल इट एज कॉर्पोरेट टैक्स। समझ आ गया जी बच्चों? तो अभी तक हमने पढ़े ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और ये चारों जो भी फैक्टर इनकम जनरेट करती हैं वो हमने स्टडी करा। लैंड जनरेट करता है रेंट एंड रॉयल्टी, लेबर को मिलता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज माने क्या, सैलरी एंड वेजेस प्लस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए। देन कैपिटल, उसका क्या रिटर्न है, इंटरेस्ट। और लास्टली हम ये देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर जो कि कमा रहा है क्या, प्रॉफिट। देन फर्क क्या है जी फैक्टर इनकम में और ट्रांसफर पेमेंट में? हमने ऑलरेडी देख लिया है, एक बार दोबारा से फिर भी देखते हैं। फैक्टर इनकम क्या है, रिटर्न ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंटेड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो रेंट था, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज था, इंटरेस्ट था या प्रॉफिट था, वो सब क्या है बेटा, फैक्टर इनकम है। वो रिटर्न है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कमा रहे हैं। देन ट्रांसफर पेमेंट क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रांसफर पेमेंट इज नॉट द रिटर्न ऑफ द प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर इनकम एक बायलैटरल कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफर पेमेंट एक यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट है। हमने लैंड यूज़ करी, लैंडलॉर्ड से हमने लैंड लिया और रिटर्न में हम उसको रेंट दे रहे हैं जी, तो फैक्टर इनकम है, बायलैटरल कॉन्सेप्ट है, दोनों तरफ से एक्सचेंज हो रहा है। लेबर की हमने सर्विसेज यूज़ करी, रिटर्न में हमने लेबर को कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया, अगेन वो फैक्टर इनकम है। ट्रांसफर पेमेंट एक यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफर पेमेंट यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट एज इन पेरेंट्स ने हमें पॉकेट मनी दिया, रिटर्न में हमने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। कहीं से चैरिटी हुआ, रिटर्न में जिसने भी चैरिटी का पैसा दिया उसको कुछ भी नहीं मिला, वो सब यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट है। देन नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ बच्चों फैक्टर इनकम इंक्लूड करे जाते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स फैक्टर इनकम में इंक्लूड नहीं करे जाते। एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, सैलरी एंड वेजेस वगैरह वगैरह, और ट्रांसफर पेमेंट का पॉकेट मनी, डोनेशन, ग्रांट्स, एनीथिंग, राइट जी। ये था फर्क फैक्टर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत बच्चे डिबेट भी करते हैं इस पर, पता नहीं क्यों, क्योंकि एक बुक में गलत दे रखा है तो सब गलत ही पढ़ना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि टैक्सेस और सब्सिडीज की अगर हम बात करें, इनमें से क्या फैक्टर इनकम है, क्या ट्रांसफर पेमेंट है? क्या टैक्सेस फैक्टर इनकम है या टैक्सेस ट्रांसफर पेमेंट है? तो जब मैं सबसे पहले बच्चों से पूछता हूँ, बच्चे कहते हैं कि सर टैक्सेस आर फैक्टर इनकम। क्यों भैया? क्योंकि सर हमने टैक्स दिया सरकार को, एंड गवर्नमेंट ने टैक्स के रिटर्न में हाईवे बनाए और फ्लाईओवर बना दिए, हॉस्पिटल, रोड्स, ब्रिजेस, पता नहीं क्या क्या बना दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन आप एक बात समझिए कि बायलैटरल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। बायलैटरल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपने अपनी कोई चीज़ प्रोवाइड करी और आपको उसके रिटर्न में पैसे मिले। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा तो ही मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पैसा दिया, करेक्ट? अब टैक्स के केस में मैंने गवर्नमेंट को 20,000 रुपया टैक्स दिया, मान लेते हैं। टैक्स का बोलते ही थोड़ा सा, कोई नहीं, निर्मला जी की जय। तो मैंने गवर्नमेंट को 20,000 रुपये का टैक्स दिया और गवर्नमेंट ने मेरे घर के आगे 20,000 रुपये के गमले लगा दिए, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता ना, करेक्ट? ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ना कि कोई गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि जी जय जी ने 20,000 रुपया टैक्स दिया है तो जय जी के लिए ना एक अलग से सड़क बनाई जाएगी 20,000 रुपये वाली। तो ऐसा कोई ऑब्लिगेशन या बायलैटरल एक्सचेंज गवर्नमेंट और मेरे बीच में तो सेट है नहीं, अगर मैं बात करूँ टैक्स की। तो टैक्स डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट बच्चों ट्रांसफर पेमेंट है। बहुत सारी बुक्स में लिखा है कि टैक्स एक फैक्टर इनकम है, वो गलत है, डोंट वरी अबाउट इट, लिखाना बोर्ड्स में नहीं कटेंगे नंबर। फिर बात करते हैं सब्सिडीज़ की। बच्चे कहते हैं जी सब्सिडीज़ और ट्रांसफर पेमेंट, क्यों जी? क्योंकि सब्सिडी माने एक तरह से हमें ऐसे छूट मिल गई और उसके रिटर्न में कुछ भी नहीं हुआ। अब आप एक बात समझिए, अगर किसी आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने, आप किसी शोरूम में घुसे और वहाँ पे लिखा है बाय टू गेट 3 फ्री,
तो आप क्या पहले 3 की फ्री लेके निकल जाओगे क्या? नहीं ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप पहले 2 खरीदोगे, उसके बाद वो जो 3 फ्री वाली हैं फिर आपको मिलेंगी। सब्सिडीज भी ऐसे ही काम करती हैं। सब्सिडीज ऑल्सो आर प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। अगर एलपीजी सब्सिडी की मैं बात करूं, तो एलपीजी सब्सिडी तभी मिलेगा जब मैं एलपीजी लूंगा। इफ आई बाय एलपीजी, then I'll get the LPG subsidy. It's a bilateral concept. It adds to the flow of goods and services in the economy. सबसे जरूरी बात, subsidies add to the flow of goods and services in the economy. तो subsidies is a factor income. ये चीज भी गलत दे रखी है बच्चों बुक में, but don't worry, please go with this. Okay जी, all taxes and duties without any exception are what? Transfer payments. बिना टेंशन के एक टैक्स कंपलसरी ऑब्लिगेशन होता है। और सब्सिडीज क्या होती हैं? सब्सिडीज आर फैक्टर इनकम। देन जी आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, इकोनॉमिक गुड्स वर्सेस नॉन इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स माने वो गुड्स जिनमें यूजुअली डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है। बच्चों मैंने कहा यूजुअली, लड़ना नहीं है, मैंने ये नहीं कहा हमेशा, मैंने कहा यूजुअली उन गुड्स की डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा होती है। दीज आर अ रिजल्ट ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इन गुड्स का कोई ना कोई प्राइस अटैच्ड होता है इनके साथ, और नेशनल इनकम में इंक्लूड करी जाती हैं। इकोनॉमिक गुड्स बच्चों जी फिर से एक बार, इकोनॉमिक गुड्स माने वो गुड्स जिनमें डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से। These goods are a result of a production process. These goods have a price attached to them, correct? And are included in national income. For example, water purchased from a shop. Okay जी, हमने किसी दुकान से वाटर बॉटल खरीदा, वाटर बॉटल के ऊपर प्राइस लिखा था भैया, इकोनॉमिक गुड है। नॉन इकोनॉमिक गुड क्या होगा जी? सब कुछ उल्टा कर देंगे जी। नॉन इकोनॉमिक गुड्स माने वो गुड्स जहां पर यूजुअली डिमांड इज लेस दैन दी सप्लाई, जहां पर यूजुअली डिमांड इज लेस दैन दी सप्लाई। अगेन बच्चों मैंने कहा यूजुअली। दीज गुड्स आर अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड इनके ऊपर कोई भी प्राइस अटैच नहीं होता, और ये नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं करे जाते। फॉर एग्जाम्पल वाटर ड्रॉन फ्रॉम अ रिवर। ठीक है जी, नॉन इकोनॉमिक गुड्स जहां पर सप्लाई यूजुअली ज़्यादा रहती है डिमांड से, ये फ्री गिफ्ट होते हैं नेचर का, इन गुड्स के ऊपर कोई भी प्राइस अटैच नहीं होता और नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करे जाते। एग्जाम्पल वाटर ड्रॉन फ्रॉम अ रिवर। तो जी ये कहना गलत नहीं होगा दैट अ गुड कैन बी बोथ इकोनॉमिक गुड एज वेल एज अ नॉन इकोनॉमिक गुड। डिपेंड करता है कि गुड का ओरिजिन क्या है। लाइक वाटर की हमने बात करी, वाटर कैन बी एन इकोनॉमिक गुड, वाटर कैन बी अ नॉन इकोनॉमिक गुड डिपेंडिंग ऑन दी ओरिजिन ऑफ द गुड। अगर वाटर आपने परचेज किया है जी शॉप से तो जी इकोनॉमिक गुड, और अगर वाटर आपने नदी से ऐसे ही निकाल लिया है तो जी नॉन इकोनॉमिक गुड, है ना जी। ऑक्सीजन जो हम ऐसी नॉर्मल एनवायरनमेंट में ब्रीथ कर रहे हैं जी, दैट्स अ नॉन इकोनॉमिक गुड। पर ऑक्सीजन व्हेन टेकन फ्रॉम एन ऑक्सीजन सिलेंडर इज एन इकोनॉमिक गुड, करेक्ट। सो आई रिपीट जी, ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट, अ गुड कैन बी बोथ इकोनॉमिक गुड as well as non-economic good depending on the origin of the good. अगला जी, स्टॉक कॉन्सेप्ट वर्सेस फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टॉक वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स which are measured at a particular point of time. स्टॉक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करे जाते हैं। इनका टाइम डायमेंशन नहीं होता, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करे जाते। ध्यान से सुनना बच्चों, भाई यार आज ज़्यादा ही हो गया बच्चों तो ये आखिरी कॉन्सेप्ट बच्चों आज के लिए, अगला कॉन्सेप्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्टॉक कॉन्सेप्ट माने वो कॉन्सेप्ट्स जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करे जाते हैं। इन गुड्स का कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करे जा रहे हैं। लेट्स से कि बात करूं मैं, इस समय आपकी जेब में कितना पैसा है, तो आप उस समय के हिसाब से ही आप बताओगे कि हाँ जी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पैसा है।
देश की पॉपुलेशन कितनी है। तो जी एज ऑन 22 जनवरी 2025 सुबह के लगभग 8:45 देश की पॉपुलेशन ये है। समझ गए बच्चों। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट जो मेजर करे जाते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है जी? फ्लो कॉन्सेप्ट्स विच आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनका एक टाइम डायमेंशन होता है। फ्लो कॉन्सेप्ट्स नेशनल इनकम में इंक्लूड करे जाते हैं और स्टॉक कॉन्सेप्ट्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करे जाते। आई रिपीट बच्चों, स्टॉक कॉन्सेप्ट्स वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करे जाते। स्टॉक कॉन्सेप्ट्स का टाइम डायमेंशन नहीं होता, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करे जाते हैं। जैसे कि वाटर इन अ जार एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक जार में कितना पानी अवेलेबल है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और किसी एक नलके से पानी कितना स्पीड से गुजर रहा है, जो रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम जार है, वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। इनकम भी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, राइट। देन स्टॉक्स आर अफेक्टेड बाय फ्लो। गिव एग्जांपल्स। सारे जो स्टॉक कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर अफेक्टेड बाय दी फ्लो कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल ठीक बात जी। जैसे कि वेल्थ, हमारी कितनी वेल्थ एक्यूमुलेट हो रखी है वो डिपेंड करती है हमारी इनकम पे। हमारी जेब में इस समय कितना पैसा है वो डिपेंड करता है अगेन हमारी पॉकेट मनी पे, जैसे आपकी जो बात है बच्चों। देन डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, दो कार्स के बीच में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है बच्चों उनकी स्पीड पे, राइट जी। तो ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि स्टॉक्स जो हैं दे आर अफेक्टेड बाय द फ्लो कॉन्सेप्ट्स, राइट बच्चा बाटी। तो ये था आज के लिए बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं सारी कॉन्सेप्ट्स को एक एप्लीकेशन फॉर्म में, एंड वील बेसिकली ट्राई टू कवर कि क्या क्या चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। देयर आफ्टर स्लोली एंड ग्रेजुअली वील मूव अहेड, रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर और न्यूमेरिकल्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड आई होप आई विल बी डूइंग द क्लास इन अ बेटर सेटिंग। सॉरी फॉर दिस गाइज, बट कीप लविंग मी। थैंक यू।